नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम व्यक्तित्व से संबंधित रीड स्पेशल मनोविज्ञान देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 36 प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। पहले मॉडल टेस्ट पेपर हम फर्स्ट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा और इसके अंतर्गत हम बीटेट, गणित सेकंड ग्रेड, संस्कृत सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, पीटीआई सेकंड ग्रेड, पीटीआई थर्ड ग्रेड, प्रधानाध्यापक परीक्षा और सीटेट के क्वेश्चंस हिंदी सेकंड ग्रेड, उर्दू सेकंड ग्रेड, सामान्य ज्ञान सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीड के जो क्वेश्चंस हैं पिछले सालों के वो हम देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, उज्ज्वल जी के चैनल पर लगातार रीड की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप रीड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के से जुड़ सकते हैं। उज्ज्वल जी के को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो देखिए, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम जो होता है वो अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम और अंतिम है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रभावित सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? तो ये देखिए, टेट सेकंड लेवल का क्वेश्चन है 2012 का और इसका सही उत्तर है अनुदेशनात्मक जो अधिगम होता है वो बालक के व्यक्तित्व को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण तकनीक जो है वो कौन सी तकनीक नहीं है, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है खेल तकनीक, दूसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, तीसरा है चित्र साहचर्य परीक्षण और अंतिम है व्यक्तिगत अध्ययन। तो ध्यानपूर्वक देखिए रीड से संबंधित जो मनोविज्ञान है वो लगातार आपको करवाया जा रहा है। 40-42 से ज़्यादा भी वीडियो जो है वो आपको करवाई जा चुकी है। तो आपके जो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कौन सा होना चाहिए सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अध्ययन। देखिए कौन सी तकनीक जो है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, तो खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण और चित्र साहचर्य परीक्षण जो है वो कैसी तकनीक है? प्रक्षेपण तकनीक है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत अध्ययन है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कौन सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, दूसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, तीसरा है व्यक्ति अध्ययन और अंतिम है चेकलिस्ट। तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी परीक्षण विधि है वो कौन सी है इनमें से? तो इसका सही उत्तर रहेगा शब्द साहचर्य परीक्षण। तो ये जो शब्द साहचर्य परीक्षण है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है। छत्तीसगढ़ टेट का जो है ये क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है किसके साथ होता है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या इन सभी के साथ? देखिए समायोजन जो होता है, एडजस्टमेंट जो होती है इन सब के साथ ही रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। हमारा 5वां प्रश्न आता है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है। संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है जिसके अंतर्गत 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है।
दूसरा है इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तीसरा है अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और अंतिम है मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो जो संतुलित व्यक्तित्व होता है उसमें इनमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा इदम एवं जो अहम है, इदम और अहम उनके बीच में जो संतुलन है वो स्थापित किया जाता है। किसमें? एक संतुलित व्यक्तित्व में। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। कौन सी मुख्य विशेषता होती है इनमें से? वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, अथवा उपर्युक्त सभी। तो अंतर्मुखी जो अपने मन के अंदर ही सब कुछ रखता है वो कैसा बालक होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, एकांत में रहता है और कम बातचीत करता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, मतलब किससे मानव का व्यक्तित्व जो है वो बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकता और जो वातावरण है उसकी अंतःक्रिया के द्वारा ही, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के गुण हैं, जो जीन हैं, उनके द्वारा और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा एक मनुष्य का व्यक्तित्व जो है उसका निर्माण होता है। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है व्यक्ति, दूसरा है व्यक्तिगत, तीसरा है अपूर्ण और अंतिम है मुखौटा। तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या होना चाहिए। लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है? तो पर्सोना का अर्थ जो होता है वो होता है मुखौटा। किसमें? लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? किसको पढ़ाना चाहिए ब्रेल लिपि से? बहरे बच्चों को, अंधे को, गूंगे को, अथवा विकलांग को। तो ब्रेल लिपि होती किसके लिए है? ध्यानपूर्वक देखिए, अंधे व्यक्तियों के लिए होती है और इसके द्वारा अंधे व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अंतर्मुखी कहलाता है, बहिर्मुखी कहलाता है, उभयमुखी अथवा शून्यमुखी। तो शून्यमुखी तो नहीं है। एकांत में रहने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30 अथवा 40। तो टीएटी जो परीक्षण होता है उसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए 30। तो टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी रहती है? 30 रहती है। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली जो है वो कौन सी विधि है? इनमें से प्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है अथवा व्यक्तिगत है। तो प्रश्नावली जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण की व्यक्तिगत विधि है। ठीक है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला, विनम्र सरल स्वभाव वाला, अथवा व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है।
तो देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? विनम्र, सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? चार ऑप्शन है हमारे सामने: फ्रॉयड, लेविन व फ्रायड, स्मिथ व लेनिन, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता और स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन जो किया है वो किया है आपके लेविन व फ्रायड ने। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन अथवा लैटिन। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो किस भाषा के मूल से लिया गया है? लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है। रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो चार ऑप्शन है हमारे सामने: व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी। तो रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण जो है वो इनमें से कौन सा प्रकार होना चाहिए? तो प्रक्षेपी परीक्षण है रोरशाक शाही धब्बा परीक्षण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है उसकी विशेषता कौन सी है? कि इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इसके मुख की बनावट अन्य से अलग होती है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा उत्तर होना चाहिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता वाला? तो सामाजिकता के गुण जो होते हैं लगभग यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि वो अपने अंतर मन से ही जो है वो कार्य करता है। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनैलिटी। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति जो है वो पर्सोना शब्द से हुई है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये CAT जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है अथवा अर्ध प्रक्षेपी है। तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या उत्तर होना चाहिए। जो CAT व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है वो कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता: संदेही, संकालू, शांत प्रिय रहने वाला, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, समूह का नेतृत्व करने वाला अथवा दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाला। तो देखिए संदेही होगा, शंकालु होगा और अकेला रहना पसंद करेगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न आता है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? तो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं: पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और अंतिम है निराश व निस्सहायता। तो चार जो ऑप्शन है इनमें से क्या होना चाहिए? ध्यानपूर्वक देखिए। अवसरों की प्रतिकूलता होने पर जो है किशोरों में द्वंद्व जो है वो उत्पन्न होता है, जब आपको अवसर जो है वो सही नहीं प्राप्त होते। वांछित व्यक्तित्व होता है, तो वांछित व्यक्तित्व कौन सा होता है? चार ऑप्शन है हमारे सामने: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगीय स्थिर या मनस्तापी। तो वांछित यानी कि जो हमें बढ़िया लगता है वो कौन सा होता है? जो जिसके संवेग जो होते हैं वो स्थिर रहें, अहंकार है, क्रोध है, जो भी उसके संवेग हैं, हंसी मजाक है, भय है,
वो कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए, वो वांछित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो ध्यानपूर्वक देखिए, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सही है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। अंतःदर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, समाजमिति प्रणाली और अंतिम है विकासात्मक प्रणाली। तो छात्र का जो असामान्य व्यवहार होगा उसके अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली उचित रहेगी? व्यक्ति इतिहास प्रणाली, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति का क्या हो रहा है, एक छात्र का क्या हो रहा है, असामान्य व्यवहारों का अध्ययन हो रहा है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, शेल्डन, क्रेशमर, युंग अथवा रोजर। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में व्यक्तित्व को जो है वर्गीकृत किया? ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर होगा युंग। युंग ने किया था। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, परिवार के द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा और अंतिम है ग्रंथियों, परिवार, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा। तो देखिए, बच्चे का जो विकासशील व्यक्तित्व होता है वो इन सब के द्वारा ही प्रभावित होता है। तो ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में जो प्राप्त अनुभव हैं उन सब के द्वारा बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व प्रभावित होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्ति, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है, और अंतिम है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान नहीं होता। तो देखिए, जो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, इनमें से कौन सी उसकी जो है खूबी रहेगी? तो वो बहिर्मुखी वाला कैसा होगा? प्रबल व्यक्ति होगा जो सरलता से परेशान नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी है व्यक्तिनिष्ठ विधि? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, नियंत्रित निरीक्षण विधि, व्यक्तिक गुणों का मूल्यांकन, आत्मकथा विधि अथवा व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। इन चारों ऑप्शंस में से देखिए कौन सा होना चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि? तो इनमें आत्मकथा विधि जो होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप क्या करेंगे? यदि अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, समर्थी, योग्य, परिश्रमी हैं, कोई उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ हैं और अंतिम है स्वयं पर और दूसरों पर विश्वास करते हैं। तो देखिए, एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन जो होता है, एडजस्टमेंट जो होते हैं वो नहीं कर सकते, यानी अपने आप को नियंत्रित करने में आप कैसे हैं? असमर्थ हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी, नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस रूप में अलग है? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होगा मन ही मन क्या होता है? परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा विद्यार्थी? बहिर्मुखी विद्यार्थी। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? ध्यानपूर्वक देखिए, 4 ऑप्शन हैं, संचेतना,
अर्ध संचेतना, अचेतन, बहुचेतन। तो मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? अचेतन पर बल दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड के अनुसार मन के संरचना की सही कोटि है। 4 उत्तर हैं आपके सामने। अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम, इदम, इदम अति अहम अहम। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? बी, इदम अहम अति अहम। व्यक्तित्व के मापन के लिए कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कौन सा है? रोरशाक परीक्षण, थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, अथवा अंतिम है जीवन कथा परीक्षण। तो व्यक्तिनिष्ठ जो होगा वो क्या होगा? एक व्यक्ति के लिए होगा, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, तो जीवन कथा परीक्षण। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय है, आकर्षक भूमिका है। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा? व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और जो बुद्धि है उसमें वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों का, लोगों के स्थान पर जानवरों का, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण में 3 साल से 10 साल की आयु में के लिए बच्चों के लिए बनाया जाता है। और ये जो परीक्षण होता है इसमें क्या किया जाता है? लोगों के स्थान पर जानवर जो होते हैं उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो क्या होना चाहिए? ध्यानपूर्वक देखिए, कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है देखना है आपने। तो देखिए, परिवार और विद्यालय में संवेगों का दमन जो है ये बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। किसने दी है? आलपोर्ट ने दी है, एरिक्सन ने दी है, एडलर ने दी है, अथवा वुडवर्थ ने दी है। देखिए, जहां पर बात आ जाती है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, इतनी लाइन याद रखिएगा, ये हमेशा आलपोर्ट की होती है। ठीक है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो होता है ये किसने परिभाषा दी है? आलपोर्ट ने परिभाषा दी है। तो इस प्रकार से आज हमने 36 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 रहा हमारा। इसके पश्चात हम तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। ये सभी प्रश्न जो है किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए जो है क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो लगातार बने रहिएगा उज्ज्वल जी के चैनल पर, और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर किया करें। और अगर देखिए आपकी वीडियो पर अगर ऐड चलती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उस ऐड को आप पूरा देखा करें। ठीक है, इतनी सी हमारी गुजारिश रहेगी आपसे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।